Dear students, I hope you must be enjoying and you must be practicing the revision classes which are being given and which are being given on the regular interval. I hope that you will be practicing at your home, and along with all other subjects, you will be keeping a very vigilance eye, very hawk eyes, and you will be very alert while preparing your English subject. इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम आप लोगों से एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप रिवीजन को बड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्टिव देखना है, आपको राइटिंग स्किल देखनी है, किताब के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। सारा किताब का क्वेश्चन आंसर हो या राइटिंग स्किल हो, इसके बारे में इस वीडियो में भी आप देखोगे। आगे मैंने हिंट दिया है, जो जो क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है इसको रेडी करिए, उसको आप लोग घर पर तैयार करते रहिए। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने कहा है उतना, केवल उतना ही खाली फोकस करो और डेली रिवीजन, ऑब्जेक्टिव के लिए रिवीजन करते रहो। इतने से ही बेड़ा पार हो जाएगा। आपको ज्यादा इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से तैयारी करो। तो एक बात और, अभी जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको करना क्या है कि हम थोड़ी देर के लिए हट रहे हैं और आप पॉज करके और उसको क्वेश्चन आंसर बना लेना। बाद में हम जो उसके आंसर्स बताएंगे तो उसको मैच करना कि मेरे कितने सही जवाब आए हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूं ताकि आप उसको पॉज करके और आराम से पहले घर पर बना लेना और उसके बाद आगे के वीडियो के हिसाब से अपने आप को मैच करना कि मेरा कितना सही जवाब आया है। देख लें इसको। अपने सही जवाब को आप लोग ये करते रहोगे, अपने तराजू पर तौलते रहना कि कितना मेरा सही आया, कितना गलत है। तो अब हम लोग देखते हैं पहला है एब्रिविएशंस आर यूज्ड इन डैश। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग व्हिच वी हैव टू डू, वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्रिविएशंस। सबसे पहला काम करना है हमें एब्रिविएशंस का मतलब समझना। ये है क्या? शब्दों के संक्षिप्त रूप को ही हम लोग एब्रिविएशंस कहते हैं। जैसे अगर आपने लिखा अक्टूबर, अब हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? OCT और पॉइंट डाल देंगे। बट व्हाट यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ, you have to be extremely careful that each and every word cannot be abbreviated। सारे शब्दों का संक्षिप्त किया नहीं जा सकता है। जैसे अगर आप कहोगे कि स्कूल है, आप अगर इसको SCH लिख करके डॉट कर दोगे और आप कहोगे सर मैंने ये स्कूल लिखा है, और आप क्यों नहीं समझ पाए कि ये मेरा स्कूल लिखा हुआ है, तो मैं क्या, दुनिया का कोई भी आदमी इसको नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये रिकॉग्निजेबल नहीं है। एग्जाम में भी जब आपको नोट मेकिंग करने के लिए आता है उसमें स्पष्ट लिखा लगता है यूज एटलीस्ट 3 to 4 रिकॉग्निजेबल एब्रिविएशंस। आपको 3-4 रिकॉग्निजेबल मतलब जिसको कि देखने से ही पहचान में आ जाए कि किस शब्द का ये संक्षिप्त रूप है। जैसे अगर कहीं पर भी आप देखते हो OCT लिख करके पॉइंट दिया हुआ, DEC लिख करके पॉइंट दिया हुआ, तो आप तुरंत समझ जाते हो कि ये क्या है, अक्टूबर और दिसंबर है। तो रिकॉग्निजेबल एब्रिविएशंस का मतलब ही होता है कि जिसको हम आराम से क्या कर सके, पहचान सके। सॉरी, 1 सेकेंड, हम लोग देख लेते हैं। तो एब्रिविएशंस आर यूज्ड इन, यानी कि शब्दों के संक्षिप्त रूप का उपयोग किया जाता है। किस चीज में किया जाता है? नोट मेकिंग में। जब हम नोट मेकिंग करते हैं, पैसेज वाले सेक्शन से है, तो हम शब्दों के संक्षिप्त रूप का, 2-4 शब्दों के संक्षिप्त रूप का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं, which one of these is not the part of article। जब आप आर्टिकल लिखते हो तो इसमें क्या एक चीज का प्रयोग नहीं करते हो, तो देखते हैं क्या क्या प्रयोग होता है, पहले वो देखो। आर्टिकल में इंट्रोडक्शन होता ही है, यानी कि शुरुआत जब आप आर्टिकल राइटिंग करते हो उसमें परिचय देना होता है। सपोज करो, इफ यू आर आस्क्ड टू राइट एन आर्टिकल ऑन प्राइस हाइक एंड इट्स इफेक्ट, महंगाई तथा इसका प्रभाव पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो अगर लिख रहे हो तो शुरुआत आप करोगे हाँ भाई प्राइस हाइक क्या होता है
और प्राइस हाइक के रीजंस आप लिखाओगे। इन सारे हिस्सों को हम लोग कहते हैं इंट्रोडक्शन, हिंदी में परिचय कहेंगे, इंट्रोडक्शन रहेगा ही। दूसरा सजेशन, सजेशन को हिंदी में हम लोग कहेंगे सुझाव। निश्चित रूप से सुझाव रहेगा, क्योंकि आप केवल आलोचना नहीं कर सकते हो। जब आप आर्टिकल लिखते हो तो समावेशी होता है, वो समावेशी मतलब उसमें सब कुछ आ जाना चाहिए। आपकी आलोचना भी होनी चाहिए, शिकवा शिकायत भी होनी चाहिए, और जिस बात को लेकर के आप आलोचना कर रहे हो उस बात का सॉल्यूशन भी आपको बताना होता है, जिसको हम लोग सुझाव के तौर पर कहते हैं। सजेशन रहेगा ही, और अंतिम में रहेगी कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष, यानी लास्ट में जो लिखते हैं सरकार को यह करना चाहिए तो ऐसा होगा, वो तो सुझाव हो गया। और निष्कर्ष में आप लिखते हो अगर इस पर कोई कंट्रोल ना किया गया तो गरीब माने घुन की तरह पिस जाएंगे। ये सारी बातें जो लास्ट में हम लोग 2-3 लाइन लिखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन। यानी आर्टिकल में 3 चीज रहता है, इंट्रोडक्शन, सजेशन, कंक्लूजन रहता है। एक चीज नहीं रहती, वो है ऑर्डर। आप आर्टिकल में ऑर्डर नहीं दे सकते, किसी को आदेश नहीं, ये करना है, ऐसा जाना है, वो आप आदेशात्मक ढंग से नहीं लिख सकते। आगे है द लैंग्वेज ऑफ रिपोर्ट इज मोस्टली इन विच फॉर्म। रिपोर्ट की जो भाषा होती है ज्यादातर 99.9% तो किस टेंस में नॉर्मली रहता है, तो वो रहता है इमीडिएट पास्ट में। इमीडिएट पास्ट मतलब होता है तात्कालिक भविष्य, जो अभी अभी तुरंत कुछ समय, घंटों या एक आध दिन पहले घटी हो। अभी देखो हमारे देश में एक आतंकवादी हमला हुआ था पहलगांव में। अगर उस न्यूज को आपको आज मैं बताऊं तो आप कहोगे सर वो न्यूज नहीं रहा। न्यूज एंड हिस्ट्री बोथ आर डिफरेंट। न्यूज हैपेंस, न्यूज shows those happenings which have happened in recent past। उन घटनाओं का जिक्र होता है न्यूज में जो अभी अभी कुछ समय पहले घटित हुआ है। और हिस्ट्री होती है लंबे पास्ट को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। महाराणा प्रताप की कहानी या जो अभी पहलगांव वाले केस को हम बता रहे थे, तो इस तरह के ये, इसको हम लोग इतिहास कहते हैं, इसको खबर नहीं कहते हैं। तो फ्यूचर में तो होगा नहीं, क्योंकि आप रिपोर्ट लिख रहे हो, और रिपोर्ट मतलब होता है किसी तात्कालिक घटे हुए घटनाओं को विवरणवार लिखना, उसको हम लोग रिपोर्ट करते हैं। तो फ्यूचर नहीं होगा, सिंपल पास्ट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, इमीडिएट पास्ट होगा। अगला देखते हैं, लेटर टू द एडिटर इज डैश लेटर। एक एडिटर को जो आप लिखते हो, एडिटर तो समझते हो अखबार के संपादक को जो आप पत्र लिखते हो, वो किस तरह का लेटर होता है, तो वो इनफॉर्मल होता नहीं। इनफॉर्मल को हम लोग कहते हैं अनौपचारिक पत्र। एंड you might be remembering while attending your class I had told you that informal letters are normally written to them who are very close with us, with whom we have a very cordial and very loving relationship। हम इस तरह के लेटर उसको लिखते हैं जिनके साथ हमारा संबंध बड़ा ही घनिष्ठ होता है, प्यारा होता है, उसको हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इनफॉर्मल लेटर में आप उनकी निजी चीजों को जिक्र करते हो, जैसे पापा को चिट्ठी लिखते हो। हिंदी में बचपन से याद रखो, बचपन में क्या कहा गया था कि पापा को पत्र लिखे थे, हम लोग क्या लिखते थे, आदरणीय पिताजी मैं कुशल हूं, आशा करता हूं आप भी कुशल मंगल होंगे। ये हो गया इनफॉर्मल, अनौपचारिक, जिसमें आप इस ढंग से पत्र लिखते हो कि अपने दिल को खोल करके सामने वाले के पास रख देते हो, और ऐसा दिखता है, इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट शोज दैट यू लव हिम और हर वेरी मच। ये जो लेटर है उसको दर्शाता है कि आप उसे बहुत प्यार करते हो, बड़ी केयर करते हो। लेकिन फॉर्मल लेटर में नहीं। सपोज करो आपको एक चिट्ठी लिखने के लिए आया कि आप एसपी साहब को चिट्ठी लिखिएगा, आपके इलाके में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ गया है, तो आप क्या लिखोगे एसपी साहब को, आदरणीय एसपी साहब मैं कुशल हूँ, आशा करता हूँ आप भी कुशल मंगल होंगे, और बाल बच्चे कैसे हैं, ये सारी बातें लिखोगे क्या? अगर ये बातें लिखी तो एसपी साहब उसी समय फाड़ करके फेंक देंगे। नो, यू हैव टू बी एट योर मार्क, राइट द वर्ड्स choosing precautiously, and write only those sentences which are extremely necessary to write। वही सारे सेंटेंस आप लिख सकते हो जो एकदम अनिवार्य है लिखने के लिए। तो उस तरह के लेटर को हम लोग इनफॉर्मल नहीं बल्कि फॉर्मल लेटर कहते हैं। और किसी अखबार के संपादक को जो आप चिट्ठी लिख रहे हो तो उसमें आप हाल चाल नहीं पूछते हो, मेन मुद्दे की बात करते हो।
इनफॉर्मल नहीं होगा, जॉब लेटर नहीं होगा। जॉब लेटर मतलब नौकरी के लिए जो लेटर हम लोग लिखते हैं वो भी आप नौकरी के लिए नहीं लिख रहे हो। बिजनेस मतलब व्यावसायिक पत्र भी नहीं होगा। वो कब होगा, जैसे सपोज करो आपने कहीं से रेफ्रिजरेटर खरीदा है, रेफ्रिजरेटर आपका खराब चल रहा है, तब आप चिट्ठी लिख रहे हो जल्दी से इसको बदलिए, वो बिजनेस लेटर में आ जाएगा। सही है इसका जवाब कौन सा, फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र। आगे देखते हैं, नोटिस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर गिवन टू इन्फॉर्म द, कॉलेज और स्कूल में जो नोटिस दी जाती है वो किसको सूचित करने के लिए दिया जाता है। इसमें से जितने ऑप्शन हैं उसमें से केवल एक ही सही ऑप्शन है, स्टूडेंट। टीचर को सूचना नहीं देते हैं, माता पिता को सूचना नहीं देते हैं, ना ही स्कूल कॉलेज के कर्मचारी को सूचना, केवल स्टूडेंट को सूचित करने के लिए ये नोटिस दिया जाता है। व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु क्या है, तो वो है हमेशा की खुशी। सुंदरता की वस्तु एक क्या है, हमेशा की खुशी। इसका मतलब समझो, सुंदरता की वस्तु में जो सौंदर्य बोध है वो अस्थायी होती है, वो वस्तु नष्ट हो सकता है। हर एक गुलाब आने वाले दूसरे दिन नष्ट हो जाता है, लेकिन गुलाब जिस चीज के लिए विख्यात है, अपने सौंदर्य और खुशबू के लिए, वो सौंदर्य खुशबू कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो अ जॉय फॉर एवर, हमेशा की खुशी है सुंदरता की वस्तु। Where do Aunt Jennifer staggers prance? Prance मतलब होता है उछलना कूदना। तो अंट जेनिफर के टैगर कहाँ उछल रहे हैं, कहाँ, तो वो जो पर्दा पर चित्र बनाती थी उस पर उन्होंने दिखाया कि मेरे टैगर्स क्या हो रहे हैं, उछल रहे हैं। तो यानी सही जवाब है अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन मतलब पर्दा होता है, पर्दा के इस पार से उस पार वो बाघ क्या हो रहे हैं, उछल रहे हैं। आगे देखते हैं, हाउ वाज रेट्रा पैडलर्स लाइफ, रेट्रा पैडलर चूहेदानी विक्रेता की जिंदगी कैसी थी, बहुत मजेदार, एकदम क्या कहते हैं, एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा मस्ती वाला नहीं। हिज लाइफ वॉज वेरी सैड एंड मोनोटोनस, बहुत ही दुखी और नीरस। मोनोटोनस को हम लोग हिंदी में कहते हैं नीरस। तो सैड मतलब तो दुखी या उदास होता है, तो उसकी जिंदगी बहुत ही दुखी और नीरस थी। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द रेट्रा पैडलर व्हाट वाज द वर्ल्ड, रेट्रा पैडलर को यानी चूहेदानी विक्रेता को ये दुनिया कैसी दिखती थी, किस ढंग की दिखती थी। तो जो चूहेदानी विक्रेता था, कहा जाता है आप जैसे माहौल में रहते हो ना, आप धीरे धीरे आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, आपका परिवेश सब कुछ ढलने लगता है उसी ढंग से। आप चोर उचक्कों के बीच में रहते हो तो आपके दिमाग की जो पेंटिंग शुरू हो जाती है वो चोर उचक्कों वाली हो जाए। इसीलिए कहा गया है अपनी संगति पर बड़ा ही आप केयरफुली ध्यान रखोगे। ये चूंकि चूहेदानी ही बेचा करता था और चूहेदानी को ही वो डील करता था, इसलिए इसको पूरी दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी ही लगती थी। तो चूहेदानी विक्रेता को कैसा लगता था ये दुनिया, अ बिग रैट ट्रैप, डी नंबर, बड़ी सी चूहेदानी की तरह दिखता था। अगला देखते हैं, हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर शो टू द पैडलर, उस क्रॉफ्टर ने, उस बूढ़े आदमी ने जिसके यहाँ ये गया हुआ था, कौन, चूहेदानी विक्रेता, और जिसका पैसा चुरा लिया था, तो उसने कितना पैसा उसको दिखाया था जो बाद में इसने चुरा लिया था, 30 क्रोनर। क्रोनर जानते हो ना, हमने क्लास में भी समझाया था, दिस इज स्वीडिश करेंसी, ये स्वीडिश मुद्रा है, स्वीडन की मुद्रा है, क्रोनर के नाम से जानी जाती है। अगला देखते हैं, इन विच मंथ डिड द पैडलर स्टील मनी फ्रॉम क्रॉफ्टर्स हाउस, वो कौन सा महीना था जब चूहेदानी विक्रेता ने स्टील कर लिया था, स्टील मतलब चुरा लिया था पैसा, किसके घर से, वो बूढ़े क्रॉफ्टर के घर से। वो महीना कौन सा था, वो महीना था दिसंबर का। इसी महीने में वो जंगल में फंसा हुआ है, बारिश की बूंदें पड़ रही हैं, भूख से तड़प रहा है, ठंड से ठिठुर रहा है, और महीना किसका है, दिसंबर का। और अगला देखते हैं, द मदर फॉरवेड डगलस फ्रॉम स्विमिंग इन विच रिवर, डगलस को, विलियम डगलस को उनकी मां ने किस नदी में तैरने से मना किया था, तो वो नदी थी याकिमा, द याकिमा रिवर। आगे देखते हैं, व्हाट वाज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ YMCA स्विमिंग पूल, YMCA स्विमिंग पूल का जो सबसे गहरा हिस्सा था, डीपेस्ट हिस्सा था, वो कितने फीट का था, वो 9 फीट का था, डी नंबर होगा इसका जवाब। आगे है, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय
who threw Douglas into the swimming pool. वो जो लड़का जिसने कि उठा करके विलियम डगलस को उठा करके कहाँ फेंक दिया था, स्विमिंग पूल में था, उसकी उम्र कितनी थी? उस लड़के की उम्र थी 18 साल। वो 18 साल का लड़का था। In which month did Douglas take help from the instructor? वो कौन सा महीना था जिस महीने में विलियम डगलस ने प्रशिक्षक से मदद ली थी कि अब मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे तैरना है? तो वो महीना कौन सा था? तो वो महीना था, कहाँ गया, अक्टूबर का महीना था, सी नंबर। आ जाओ। हाउ मच टाइम डिड इट टेक तिशानी दोषी टू रीच अंटार्कटिका? अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ से है। तिशानी दोषी लेखिका है, वो कहती हैं कि मुझे अंटार्कटिका पहुंचना था और अंटार्कटिका पहुंचने में मुझे लगभग 100 घंटे, लगभग 4 दिन से भी ज्यादा का कुछ फासला लगा था। तो समझो कितना थकाऊ जर्नी थी ये। तो 100 घंटे लगे थे किसको? तिशानी दोषी को अंटार्कटिका पहुंचना। When did गोंडवाना एग्जिस्ट? गोंडवाना किस समय मौजूद था? एग्जिस्ट मतलब उपस्थित, मौजूद था। गोंडवाना आज से 650 मिलियन साल पहले। कैलकुलेशन कर लो। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 650 मिलियन इक्वल टू 6500 लाख, मतलब आज से 65 करोड़ साल पहले गोंडवाना मौजूद था। आगे देखते हैं। Who had started the program Students on Ice? स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो वो शुरुआत करने वाला कनाडा का एक नागरिक था जिसका नाम क्या था? जॉफ ग्रीन। जॉफ ग्रीन ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैक्रोस्कोपिक प्लांट दैट इज फाउंड इन अंटार्कटिका? उस पौधे का क्या नाम है जो सूक्ष्म है, इतना सुन के उसको सूक्ष्मदर्शी से हमको देखना होता है? उस प्लांट का नाम क्या है? तो फाइटोप्लैंक्टन। How many times Jones did तिशानी दोषी क्रॉस टू रीच अंटार्कटिका? कितने टाइम जोन्स को क्रॉस किया तिशानी दोषी ने कहां पहुंचने के लिए? अंटार्कटिका। तो 9 टाइम जोन्स को उन्होंने क्रॉस किया। दैट्स ऑल माय children, and be careful while attending all the questions. You cannot see the answers first. What you have to do, you have to pause the video, try to find out the questions and try to find out its answer in your own way. And after that, whenever you are confused, you may see the answers which I have given. Now, I am talking about these 3 questions which you have to prepare at your home. And these 3 questions have been, as I have written here in note section, तीनों क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट नोट्स में है। सी योर फर्स्ट नोट्स and the answer of all these 3 important questions, answers of all these important questions have been given over there. What you have to do, you have to be ready with the answers of these questions from 0 to top. शुरू से लेके अंतिम तक इसका तीनों का क्वेश्चन का आंसर तैयार करके रखो। अब आपके ऊपर है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, गेंद आपके पाले में है। अगर मेरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार तैयार रहते हो तो मैंने जैसा पहले कहा कि आपकी असफलता के लिए मैं जिम्मेदार और सफलता के लिए आप और हम दोनों जिम्मेदार होंगे। हाँ, अगर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हो तो, और नहीं तो फिर मनमानी करोगे तो आप अपने हिसाब से जानो। हम ज्यादा कड़वी बात बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप समझदार काफी हो मेरे इशारे को समझने के लिए। आपको कंटिन्यूअसली वीडियो से जुड़ा रहना है। कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट के थ्रू बोलते ही रहो, बताते ही रहो, वीडियो को देखते रहो। रेगुलर इंटरवल पर अल्टरनेटली आपके वीडियो जाएंगे, क्योंकि एक अल्टरनेट बिहार बोर्ड का जा रहा है, एक अल्टरनेट जैक बोर्ड का, और अभी भागने की जरूरत नहीं है। Many more times I have warned you, many more times I have told you, and many more times I have told you something about Vivekananda and his quote. Vivekananda used to say, quitters never win and winners never quit. भगोड़ा कभी जीतता नहीं है और विजेता कभी भागता नहीं है। अब आपको तय करना है कि जो आपके पास चैलेंज है, उस चैलेंज क्या है। 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन हॉल जाना है और बिंदास जाना है,
बोल्डली जाना है, बिना कांपते पैरों के साथ, बिना थरथराते हाथों के साथ बोल्डली क्लास को एग्जाम को अटेंड करना है। तो उसके लिए ये 1 महीना बहुत वैल्यूएबल होने वाला है और उसमें ये मेरी क्या है कंट्रीब्यूशन है। बस इतना ही। आप लोग वीडियो को देखते रहो और जो आपकी सुझाव हो कि ये करना जरूरी है सर हम लोगों के बेहतरी के लिए, तो जरूर बोला करो कमेंट के थ्रू। दैट्स ऑल माय चिल्ड्रन।